आज हम ऑनलाइन बिजनेस बनाने के एक ऐसे तरीके पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। उल्टा, हाँ। आमतौर पे होता क्या है, हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट होता है या कोई आइडिया और हम उसे लेकर बाजार में निकलते हैं और फिर ग्राहक ढूंढते हैं। बिल्कुल, प्रोडक्ट पहले ग्राहक बाद में। ज्यादातर बिजनेस तो इसी मॉडल पर चलते हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे हाथ लगी है वो इस पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं सिर के बल खड़ा कर देती है। वो कहती है प्रोडक्ट को भूल जाइए, आइडिया को भी किनारे रख दीजिए। शुरुआत कीजिए उस एक इंसान से जिसे आप अपना सपनों का ग्राहक कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। ये मैं क्या बेच सकता हूँ से हटकर मैं किसकी सबसे अच्छी सेवा कर सकता हूँ पर फोकस करता है। और इसी सोच की नींव, जैसा मुझे समझ आया, 4 बहुत ही सरल सवालों पर टिकी है। बिल्कुल, 4 सवाल जो किसी भी बिजनेस का नक्शा बदल सकते हैं। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। वो 4 सवाल क्या हैं और वो किसी बिजनेस को जमीन से उठाकर आसमान तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये जो सीक्रेट फॉर्मूला है, इसका पहला और सबसे जरूरी सवाल है कौन। कौन यानी आपका सपनों का ग्राहक कौन है। आप असल में किसके साथ काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर जवाब ये नहीं हो सकता कि कोई भी जो मेरे प्रोडक्ट के पैसे दे सके। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि शुरू में तो हर कोई यही सोचता है ना कि बस ग्राहक आ जाए, कोई भी हो। सब यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि यही सोचना सबसे बड़ी गलती है। ऐसा क्यों? मतलब सबको बेचने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि जब आप हर किसी को बेचने की कोशिश करते हैं तो आप असल में किसी को भी नहीं बेच पाते। आपका संदेश इतना आम हो जाता है कि वो किसी के दिल को नहीं छूता। आप सोचिए, एक डॉक्टर जो कहता है मैं हर बीमारी का इलाज करता हूं और दूसरा डॉक्टर जो कहता है मैं सिर्फ दिल के मरीजों का विशेषज्ञ हूं। अगर आपको दिल की तकलीफ है तो आप किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है, दिल के विशेषज्ञ के पास। बिल्कुल, यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। स्रोत में लेखक का जो अपना अनुभव है वो बहुत सटीक है। हाँ, वो कहानी। वो उन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस सिखा रहे थे जिन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता था। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि उनका सारा दिन और सारी ऊर्जा लोगों को ये सिखाने में खत्म हो जाती थी कि डोमेन कैसे खरीदें, वेबसाइट कैसे सेटअप करें। मतलब बेसिक चीजों में ही सारा समय निकल जाता था। बिल्कुल, वो पैसा तो कमा रहे थे लेकिन अपने काम से नफरत करने लगे थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मतलब वो ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे जिनकी वो असल में मदद करना ही नहीं चाहते थे। एकदम सही। और फिर उन्होंने बैठकर सोचा कि भाई मेरा सपनों का ग्राहक दिखता कैसा है, और उन्होंने एक तस्वीर बनाई। क्या थी वो तस्वीर? बदल गया। तो पहला कदम है उस एक इंसान की बहुत ही साफ तस्वीर बनाना। बिल्कुल, उनकी उम्र, उनकी पसंद नापसंद, उनके डर, उनके सपने, सब कुछ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने अपने सपनों के ग्राहक की एक तस्वीर बना ली। अब हमारे पास एक काल्पनिक व्यक्ति है, लेकिन ये असल दुनिया में मिलेगा कहाँ? ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही हमें दूसरे सवाल पर लाता है, कहाँ? वेयर? कहाँ? एक बार जब आप जानते हैं कि आपका सपनों का ग्राहक कौन है, तो अगला कदम है ये पता लगाना कि वो इंटरनेट पर अपना समय कहाँ बिताते हैं। वो कौन से फेसबुक ग्रुप्स में हैं? अच्छा। किन लोगों के न्यूज़लेटर पढ़ते हैं? यूट्यूब पर कौन से चैनल देखते हैं? मतलब उनकी डिजिटल दुनिया का एक नक्शा तैयार करना। बिल्कुल, वो कहाँ पर ऑनलाइन हैंगआउट करते हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल हो सकती है। मान लीजिए आपने पता लगा लिया कि आपके ग्राहक किसी खास फेसबुक ग्रुप में है, वहाँ हजारों लोग हैं, उन तक पहुंचना बिना स्पैमिंग किए, ये कैसे किया जाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। वो उन जगहों पर एक सेल्समैन की तरह जाते हैं, अपने प्रोडक्ट का लिंक पोस्ट करते हैं, और फिर ब्लॉक हो जाते हैं। सही तरीका है एक दोस्त की तरह जाना। आप उस ग्रुप में जाइए, लोगों के सवालों के जवाब दीजिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद कीजिए। मतलब वैल्यू देना शुरू कीजिए। पहले वैल्यू दीजिए। जब आप लगातार मुफ्त में वैल्यू देते हैं तो आप उस समुदाय के एक भरोसेमंद सदस्य बन जाते हैं। लोग आपको जानने लगते हैं। फिर जब आप कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं। तो ये एक तरह से पहले देने और फिर पाने वाला रिश्ता है, समझ में आता है। तो अब हमारे पास कौन है और कहाँ है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे मजेदार सवाल, चारा। बेट, चारा, ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। अब जब आप जानते हैं कि आपका ग्राहक कौन है और वो कहाँ मिलेगा, तो आपको एक ऐसा चारा बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ उसी ग्राहक को आपकी तरफ खींचे और बाकी सबको दूर कर दे। और बाकी सबको दूर धकेल दे। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है।
जिसे लेखक ने जब अपना सपनों का ग्राहक बदला तो उन्होंने बिगिनर्स को आकर्षित करना बंद कर दिया। और उन्होंने वो किताब बनाई। हाँ, उन्होंने किताब बनाई जिसका नाम था 108 सिद्ध स्प्लिट टेस्ट विजेता। स्प्लिट टेस्ट, इसका मतलब है मार्केटिंग में दो अलग अलग वर्जन को टेस्ट करके देखना कि कौन सा बेहतर काम करता है ना। बिल्कुल। अब सोचिए, एक बिगिनर जिसे यही नहीं पता कि डोमेन क्या होता है, क्या वो इस किताब के टाइटल को समझेगा? कभी नहीं। उसके लिए तो ये किसी और भाषा जैसा है। बिल्कुल। लेकिन एक अनुभवी मार्केटर जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए ये टाइटल सोने की खान जैसा है। वो सोचेगा, वाह, मुझे ये चाहिए। तो इस चारे ने अपने आप सही लोगों को आकर्षित किया और गलत लोगों को दूर रखा। ये तो कमाल का फिल्टर है। यही इसका काम है। ठीक है, तो अब हमने सही ग्राहक को आकर्षित भी कर लिया। अब आता है आखिरी सवाल। हाँ, चौथा और आखिरी सवाल है परिणाम, रिजल्ट। जब आपका सपनों का ग्राहक आपके पास आ गया है तो आप उसे आखिरकार कौन सा सबसे बड़ा परिणाम दे सकते हैं? यहाँ फोकस प्रोडक्ट पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। फोकस उस बदलाव पर है जो आप उनकी जिंदगी में ला सकते हैं। आपका सबसे महंगा, सबसे बेहतरीन ऑफर क्या है जो उन्हें वो मंजिल तक पहुंचा सके जिसका वो सपना देख रहे हैं? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब कोई डेंटिस्ट ड्रिल नहीं बेचता, वो एक खूबसूरत मुस्कान बेचता है। एकदम सही। कोई जिम ट्रेनर वजन उठाने की तकनीक नहीं बेचता, वो आत्मविश्वास और एक स्वस्थ शरीर बेचता है। बिल्कुल। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उस परिणाम का सबसे अच्छा वर्जन खरीदते हैं जो आप बेच रहे हैं। आपका प्रोडक्ट तो बस एक जरिया है। तो ये हैं वो 4 सवाल, कौन, कहां, चारा और परिणाम। तो जब एक बार ये 4 सवाल साफ हो जाते हैं, तब बिजनेस का ढांचा बनाना शुरू होता है, जिसे वैल्यू लैडर यानी मूल्य की सीढ़ी कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये ग्राहक के साथ रिश्ते बनाने के मनोविज्ञान पर आधारित है। इसे समझने का सबसे अच्छा उदाहरण डेंटिस्ट का ही है। हाँ। सोचिए, आप पहली बार किसी नए डेंटिस्ट के पास जाती हैं। अगर वो क्लिनिक में घुसते ही आपसे कहे, आइए मैं आपके लिए 2 लाख रुपए की कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूं, तो आप क्या करेंगी? मैं तो तुरंत वहां से भाग जाऊंगी। मैं उस इंसान को जानती तक नहीं, उस पर भरोसा कैसे करूं? बिल्कुल। इसीलिए एक अच्छा डेंटिस्ट ऐसा कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो शायद आपको एक मुफ्त दांतों की जांच या सफाई का ऑफर देगा। अच्छा, ये है वैल्यू लैडर का पहला पायदान। हाँ, सबसे निचला पायदान। इसमें आपका कोई खतरा नहीं है और आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। इस प्रक्रिया में आप डेंटिस्ट से मिलते हैं, क्लिनिक देखते हैं और एक भरोसा बनना शुरू होता है। तो ये एक तरह से भरोसे की सीढ़ी चढ़ने जैसा है। आप पहले कुछ मुफ्त या बहुत कम कीमत पर देते हैं ताकि लोग बिना किसी बड़े रिस्क के आपकी क्वालिटी को परख सके। आपने बिल्कुल सही समझा। ये पहला कदम है। अब जब दांतों की सफाई के दौरान डेंटिस्ट को दिखता है कि आपके दांत थोड़े पीले हैं, तो वो कह सकता है, अगर आप अपनी मुस्कान को और चमकदार बनाना चाहते हैं तो हम टीथ व्हाइटनिंग कर सकते हैं। ये लैडर का अगला पायदान है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब आप डेंटिस्ट पर थोड़ा भरोसा करने लगी हैं, तो आप शायद इसके लिए तैयार हो जाएं। और फिर इसके बाद शायद रिटेनर्स या कोई और बड़ी कॉस्मेटिक प्रक्रिया। हर कदम पर रिश्ता गहरा हो रहा है और ऑफर बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल। हर पायदान पर ग्राहक को पहले से ज्यादा वैल्यू मिल रही है और वो उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है। ये एक स्वाभाविक प्रगति है, कोई जबरदस्ती की बिक्री नहीं। मुझे स्रोत में दी गई कायरोप्रैक्टर की कहानी याद आती है। हाँ, वो कहानी इस बात को और साफ करती है। एक कायरोप्रैक्टर था जो सिर्फ $50 में एक एडजस्टमेंट करता था। और बस उसके पास इसके अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं। वो एक ही सर्विस पर अटका हुआ था और वो परेशान था कि उसका बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा। लेखक ने उससे बात की और पाया कि उस आदमी को पोषण, प्राकृतिक उपचार, इन सब के बारे में इतना गहरा ज्ञान था, लेकिन वो उसे अपने ग्राहकों को दे ही नहीं रहा था। कभी नहीं। उसके पास देने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू थी, लेकिन उसने उसे कभी एक स्ट्रक्चर में नहीं रखा था। तो फिर उसने अपनी वैल्यू लैडर बनाई। उसने चारे के तौर पर मुफ्त मसाज देना शुरू किया। हाँ, और मसाज के दौरान थेरेपिस्ट को यह आसानी से पता चल जाता था कि किसकी पीठ में असल समस्या है और उसे एडजस्टमेंट की जरूरत है। ये पहला पायदान था। और फिर एडजस्टमेंट के बाद उन्हें आगे वेलनेस प्रोग्राम ऑफर किए जाते थे। बिल्कुल, 6 महीने का पूरा वेलनेस प्रोग्राम। ये लैडर का सबसे ऊंचा पायदान था और नतीजा, उसका बिजनेस कई गुना बढ़ गया, ऊंचा। लेकिन इसमें एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये एक तरह की लगातार अपसेलिंग नहीं है? क्या ग्राहक इससे परेशान नहीं हो सकता कि उसे हमेशा कुछ और खरीदने के लिए कहा जा रहा है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है, तो ग्राहक इसे भांप लेगा और वो परेशान होगा।
लेकिन अगर आपकी नीयत सच में ग्राहक की और बेहतर सेवा करना है, तो वो इसे एक अवसर की तरह देखेगा। एक अच्छा डॉक्टर आपको और टेस्ट तभी सुझाता है जब उसे लगता है कि आपको उसकी जरूरत है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। नियत सेवा करने की होनी चाहिए, सिर्फ बेचने की नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्राहक कौन है ये साफ है, उनके लिए एक वैल्यू लैडर भी तैयार है। लेकिन अब इन सब के बारे में लोगों से बात कैसे करें? हाँ, यहीं पर आकर्षक व्यक्तित्व यानी अट्रैक्टिव कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि लोग सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों से नहीं जुड़ते। नहीं, आखिरकार लोग किसी कंपनी से नहीं जुड़ते, वो इंसानों से जुड़ते हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का मतलब खूबसूरत दिखना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना जिसे लोग जानना चाहें, जिससे वो जुड़ाव महसूस करें। और इसका पहला तत्व है पृष्ठभूमि यानी बैक स्टोरी। हाँ, कि आप कहां से आए हैं। लोग अक्सर अपने संघर्ष को छिपाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ अपनी सफलता दिखाना चाहते हैं। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल, अगर आप हमेशा से ही परफेक्ट दिखेंगे तो कोई आपसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा। लोग आपकी सफलता से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन वो आपके संघर्ष से जुड़ते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आप भी कभी उनकी ही तरह थे, तो उन्हें यकीन होता है कि वो भी आपकी तरह बन सकते हैं। एकदम सही। दूसरा तत्व है कहानियां या दृष्टांत, पैराबल्स, यानी तथ्यों के बजाय कहानियों के जरिए सिखाना। हाँ, हमारा दिमाग तथ्यों को याद रखने के लिए नहीं, बल्कि कहानियों को याद रखने के लिए बना है। जब आप एक कहानी सुनाते हैं तो वो उनके दिमाग में छप जाती है। मुझे वो रेसलिंग कोच की कहानी याद आ रही है। हाँ, बताइए। लेखक बताते हैं कि कैसे उनके कोच ने उन्हें ट्रेनिंग वीडियो की एक टेप दी और उसके लिए उनसे $20 लिए। बाद में उन्हें पता चला कि वो टेप कोच को मुफ्त में मिली थी। जब उन्होंने कोच से पूछा कि उन्होंने पैसे क्यों लिए, तो कोच ने कहा, अगर मैं तुम्हें ये मुफ्त में देता तो तुम इसे अपनी गाड़ी में फेंक देते और कभी नहीं देखते, लेकिन क्योंकि तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं, तुम इसे देखोगे और इससे सीखोगे। देखिए, ये कहानी निवेश के महत्व को कितनी खूबसूरती से सिखाती है, बिना ये शब्द कहे भी। ये सच है। अब आते हैं तीसरे तत्व पर, जो मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत वाला लगा, कमियां, कैरेक्टर फ्लॉज दिखाना। कोई अपनी कमियां क्यों दिखाना चाहेगा? क्योंकि कोई भी परफेक्ट इंसान को पसंद नहीं करता। हम सब जानते हैं कि परफेक्ट इंसान होते ही नहीं है। तो जब कोई परफेक्ट होने का दिखावा करता है तो वो तुरंत अविश्वसनीय लगने लगता है। सुपरमैन भी क्रिप्टोनाइट के बिना उबाऊ है। बिल्कुल, उसकी वो कमजोरी ही उसे दिलचस्प बनाती है। जब आप अपनी कमियां, अपनी गलतियां साझा करते हैं तो लोग आपसे और ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि आप उनकी तरह ही असली और इंसान लगते हैं। लेकिन इसकी भी तो एक सीमा होगी, आप कितना साझा करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आपको वो कमियां साझा करनी है जिनसे लोग सहानुभूति रख सकें, ना कि वो जिनसे आपकी काबिलियत पर ही सवाल उठ जाए। जैसे ये कहना कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था, आपको भरोसेमंद बनाता है। लेकिन अगर एक पायलट कहे, मुझे प्लेन लैंड कराने में थोड़ी घबराहट होती है, तो आप उस प्लेन में नहीं बैठना चाहेंगे। तो कमियां वो होनी चाहिए जो आपके संघर्ष को दिखाएं, ना कि आपकी मुख्य क्षमता में कमी को। ये फर्क बहुत जरूरी है। और आखिरी चौथा तत्व है ध्रुवीकरण, पोलैरिटी, यानी किसी मुद्दे पर एक स्टैंड लेना। पर क्या इसमें खतरा नहीं है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है, और जवाब है, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी के भी पसंदीदा नहीं बन पाएंगे, आप बेस्वाद हो जाएंगे। तो स्टैंड लेना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब आप किसी मुद्दे पर एक मजबूत राय रखते हैं तो जो लोग आपसे सहमत नहीं है वो आपसे दूर हो जाएंगे, और ये अच्छी बात है, क्योंकि वो वैसे भी आपके सपनों के ग्राहक नहीं थे। और जो लोग सहमत हैं, जो लोग आपसे सहमत हैं वो सिर्फ आपके ग्राहक नहीं रहेंगे, वो आपके प्रशंसक, आपके समर्थक बन जाएंगे। आपका स्टैंड उन्हें एक झंडे के नीचे ले आता है। ये आपके ब्रांड को एक आंदोलन में बदल सकता है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि कैसे कहानी बदलने से आपकी ऑडियंस बदल जाती है। हाँ, जब वो अपनी रेसलिंग की कहानियां सुनाते थे तो उनकी ऑडियंस में ज्यादातर पुरुष एथलीट होते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी कहानी बदली। उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों और एक पिता होने के अपने संघर्षों के बारे में बात करना शुरू किया, और अचानक उनकी ऑडियंस का पूरा डेमोग्राफिक बदल गया। अब महिलाएं, माएं और परिवार वाले लोग उनसे जुड़ने लगे। ये आकर्षक व्यक्तित्व की ताकत है। आप जो कहानी सुनाते हैं वही तय करती है कि कौन आपकी बात सुनेगा। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार यही है, अपने बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि अपने सपनों के ग्राहक को गहराई से समझने से करें। पहले कौन, फिर क्या। बिल्कुल। फिर उस ग्राहक के लिए एक वैल्यू लैडर तैयार करें।
एक ऐसा सफर जो उन्हें छोटे सुरक्षित कदमों से शुरू करके उस सबसे बड़े परिणाम तक ले जाए जो आप उन्हें दे सकते हैं। और इस पूरे सफर के दौरान सिर्फ एक बेनाम कंपनी बनकर जानकारी न दें, एक आकर्षक व्यक्तित्व के जरिए लोगों से जुड़ें। अपनी पृष्ठभूमि बताएं, कहानियों के जरिए सिखाएं, अपने मानवीय कमियों को स्वीकार करें। और जो आपके लिए मायने रखता है उस पर एक स्टैंड लेने से ना डरें। अंत में ये सब चीजें मिलकर सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाती, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाती हैं जिसे लोग पसंद करते हैं, जिस पर वो भरोसा करते हैं और जिसका वो हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर आपके बिजनेस को एक इंसान की तरह बात करनी हो तो उस इंसान की सबसे बड़ी कमी क्या होगी जो उसे वास्तविक और भरोसेमंद बनाएगी।